हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है फार्मेसी एक्ट 1948। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। तो ये जो फार्मेसी एक्ट है, ठीक ना, तो इसमें दे रखा है फार्मेसी एक्ट रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, छोटा से या फिर जो भी है बड़ा, उस सारे चीज़ों को ये एक्ट रेगुलेट करती है। फार्मेसी को रेगुलेशन करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल फील्ड हो, इंडस्ट्रियल हो, या फिर कोई सा भी मार्केटिंग हो, इन सारे चीज़ों पे कमांड करने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मेसी एक्ट बनाई, जो कि 1948 में बना। और यही एक्ट क्या करती है, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, ठीक ना। सिंस देयर वाज नो लेजिस्लेटिव लॉ एंड stringent regulation to control the profession of pharmacy in India before the pre-independence। इंडिया में आज़ादी से पहले कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि क्या करे, फार्मेसी को रेगुलेट करे, या फिर कोई सा भी ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो फाइन हो, पेनाल्टीज हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक ना। फार्मेसी एक्ट वाज फॉर्म इन ईयर 1948, रिजॉल्व द ऑल ऑफ द इशू। फार्मेसी से रिलेटेड जो भी इशू होती थी इंडिया में, उस सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उस सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इंडिया में ये एक्ट बन के आई 1948 में। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर द गुड कंडक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। ये क्या एक्ट क्या करती है, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन जो है उसको भी एक अच्छे तरीके से कंडक्ट करती है, गाइड करती है, ठीक ना। रिवाइजिंग द करिकुलम टू गेन द एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट बाय फार्मिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ठीक ना। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक्ट क्या थी, पहले तो थी ये कि जब जम्मू कश्मीर क्या था, अलग था, वहाँ के कुछ रूल्स अलग थे। लेकिन जब से ये मिल चुका है, तो अब ये एक्ट क्या करती है, होल इंडिया में एग्लिजिबल है। और ये एजुकेशन के साथ साथ अलग अलग करिकुलम बनाती है और फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये गाइड करती है। ऑब्जेक्ट, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन उद्देश्य है, वो है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दोज पर्सन विलिंग टू द एंटर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट उद्देश्य है वो ये है कि जो भी पर्सन फार्मेसी के फील्ड में आते हैं उसको क्या एक जैसा एजुकेशन मिले, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो इंडिया का, सारे स्टेट में क्या होगा, एक जैसा एजुकेशन देना ही, और जो फार्मेसी से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराना है, ठीक ना। इसी तरह है, और जो इसका सेकेंड मेन ऑब्जेक्ट है, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन बाय रजिस्टरिंग them as registered pharmacist in every state and union territory। और जो भी फार्मासिस्ट है वो खुद को क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेंटेन कंट्रोल ओवर, तो वो जो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है इस एक्ट के थ्रू। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसी तरह कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं, जैसे सेंट्रल काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग क्या होता है, मीन्स द फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फार्मेसी काउंसलिंग है उसे ही हम सेंट्रल काउंसलिंग कहते हैं। और यही सेंट्रल काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उस पर नज़र रखती है, ठीक ना। उसके बाद आता है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट में जो काउंसलिंग है, जो स्टेट के चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, फार्मेसी से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसे रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाई गई है हर स्टेट में, वो क्या है, स्टेट काउंसलिंग कहते हैं उसे। और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ये है हमारा दो स्टेट को मिला के एक ही काउंसलिंग होना, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा का भी सेम ही है काउंसलिंग और पंजाब का भी सेम ही है, तो वैसे काउंसलिंग को हम ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग कहते हैं। इसी तरह सेंट्रल रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा जो रजिस्टर बनाया जाता है फार्मासिस्ट के रेगुलेशन से रिगार्डिंग, हर छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो वैसे रजिस्टर को हम सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं। इसी तरह है मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो पर्सन होते हैं जिनके पास क्या है, होल्डिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन। उनके पास क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन, किसी भी मेडिकल डिग्री हो,
या फिर एक्ट के थ्रू, एफिलेटेड कॉलेज के थ्रू वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी सा भी डेंटिस्ट हो, वेटेनरी हो, फार्मासिस्ट हो, तो वैसे प्रैक्टिशनर को, वैसे पर्सन को हम मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। इस तरह रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम ऑफ बीइंग इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट। वो पर्सन जो होता है जिसने फार्मेसी करा, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर मास्टर्स हो, तो वो क्या करता है आफ्टर डिग्री खुद को जिस स्टेट से होता है वो जाके उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो वैसे पर्सन को हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक ना। इसी तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इंडिया में जो फार्मेसी काउंसिलिंग बनाया गया है उसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो चलिए जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कितने कितने मेंबर्स, कितने कितने पर्सन्स होते हैं, उनके उससे उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उनके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को। तो इसमें दे रखा है द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, हर एक 5 साल में ये काउंसलिंग को कॉन्स्टिट्यूट करती है। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसलिंग इज इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में, और जो फर्स्ट फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो हुआ था 1949 में। इसी तरह द PCI इज कंपोज द फ्लोइंग मेंबर्स, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए कुछ मेंबर्स है, जैसे इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर है उसके अंदर क्या होता है, 6 मेंबर्स, एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ फार्मेसी, 6 पर्सन होंगे जिसमें से एक कम से कम जो फार्मेसी का टीचर होगा, मतलब फार्मेसी से कोर्स से रिलेटेड, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या फिर फार्माकोग्नोसी हो, ठीक है ना। इलेक्टेड बाय UGC, और वो क्या हो, जो कोर्स उसने करा हो UGC के थ्रू करा हो। टीचिंग स्टाफ होना चाहिए वो 6 मेंबर में से एक मेंबर, ठीक ना। इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज ग्रांटिंग और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, स्टेट या फिर जो भी डिग्री करा हो उसने डिप्लोमा करा हो, फिर जो कि ग्रांटेड यूनिवर्सिटी से उसका डिग्री होना चाहिए। 6 मेंबर का ये है, और 1 मेंबर का है जो कि मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू चुने जाते हैं और इसका मेंबर होते हैं मोस्ट मेंबर। इसी तरह जो नेक्स्ट है 6 मेंबर में से ही एक मेंबर होंगे जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के थ्रू चुने जाते हैं, जिनके पास जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक ना। इसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर में भी 6 मेंबर होते हैं, ओके। और ये नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें से 4 पर्सन होंगे जिनके पास डिग्री होगा। 6 मेंबर में से जो 4 मेंबर्स होंगे उनके पास क्या होगा, डिग्री होगा या फिर डिप्लोमा उन्होंने करा हो फार्मेसी से, और उनका इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। और जो 2 मेंबर बच गए उनमें से होंगे 1 पर्सन जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से UGC के थ्रू होना चाहिए, और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू वो उनके डिग्री, एफिलेटेड कॉलेज से उनको डिग्री होना चाहिए। इसी तरह एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए नॉमिनेटेड मेंबर्स में से, जो कि ईच स्टेट में से, हर एक स्टेट में से लिए जाते हैं। और उसके बाद आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में जो है फ्रेंड्स वो आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो होते हैं, और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंदर ही आते हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इंडिया में जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर होते हैं वो भी नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर आते हैं। अब इन सब के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और ये चुनाव जो होता है वही इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर के बीच ही होता है। तो इसमें दे रखा है द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और फार्मेसी काउंसलिंग आर इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ। इन्हीं में से क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें चुना जाता है। दे हैव टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना। वो चूँकि 5 ईयर्स के लिए ही चुनाव होता है, ये पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद है जो कि कोई सा भी मेंबर जो चुना जा रहा है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर हो, जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक ना, वो होना चाहिए। कोई भी जब वो अपने सीट पे क्या होते हैं,
absent होते हैं, उनका सीट खाली होता है, वैकेंट खा होता है, और वो भी बिना कोई सफिशिएंट एक्सक्यूज दिए बिना वो क्या हो जाते हैं, खाली कर देते हैं। तो उनका जो सीट होता है डिमिट टू हैव वैकेट हिज सीट फ्रॉम द काउंसलिंग, और काउंसलिंग के थ्रू उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है जब वो बिना किसी सफिशिएंट रीजन का अवकाश पे रहते हैं, छुट्टी पे रहते हैं। और कैजुअल वैकेंसी इन पीसीआई इज फिल्ड बाय द फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन। जो भी ये होता है, ये वैकेंसी, ये क्या होता है, इनका जो फॉर्म निकलता है वो नॉमिनेट होता है, फिर उनका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद वो पर्सन चुने जाते हैं। और जो भी मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और री नॉमिनेटेड। जो पर्सन एक बार चुन लिए जाते हैं वो फिर से नए जो चुनाव होगा आफ्टर 5 साल, तो उसके लिए वो क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। द काउंसलिंग ऑल्सो अपॉइंट्स, काउंसलिंग कुछ लोगों को और चुनती है, इन इलेक्टेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो, ठीक ना, इन सब का क्या होता है, पहले वो चुनते हैं, उसके बाद इनके आपस में चुनाव होता है, तो क्या बनते हैं वो, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद वो, इसके अलावे भी ये जो काउंसलिंग है वो कुछ लोगों को चुनती है, जिसमें से फर्स्ट आता है अदर स्टार वो एक्ट एज इट्स सेक्रेटरी एंड इफ नेसेसरी इट ट्रेजर एज वेल। वो कुछ एक रजिस्ट्रार को हायर करती है, जो कि ज़रूरी है, सेक्रेटरी के तौर पे वो काम करती है, और कुछ समय बाद वो कोषागार मतलब ट्रेजरर के रूप में वो नियुक्त की जाती है। इसी तरह अदर ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी फंक्शन, कुछ ऐसे ऑफिसर्स है या फिर सर्वेंट्स जो है वो स्टैट्यूटरी फंक्शन को करते हैं। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक ना, ये जो पीसीआई का एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो प्रेसिडेंट को क्या करती है, कंसिस्ट करती है, बनाती है, एक प्रेसिडेंट को चुनती है एंड वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। यही रहा इसका कुछ पॉइंट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई। फ्रेंड्स, हमने जाना कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या है, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इसके मेंबर जो कि इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, और इसके अलावे भी जो ये पर्सन चुनती है। अब ये जो पर्सन चुने जाते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, इन सब का काम क्या होता है, तो ये रहा इसका फंक्शन ऑफ काउंसिलिंग ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है वो है टू प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशन के लिए जो मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फार्मेसी करता है तो वो एडमिशन लेने के लिए जो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है, उसके स्टैंडर्ड को ये डिसाइड करती है। इसका फर्स्ट काम यही है, ठीक ना। उसके बाद जो पीसीआई का सेकेंड काम है वो है टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड बाय इंस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करती है कि पहले तो क्वालिफिकेशन डिसाइड कर ली, जब क्वालिफिकेशन डिसाइड हो गया तो वो बंदा क्या करेगा, एडमिशन लेगा, अगर वो इसका जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है और तो क्या होगा, कॉलेज रन होगा। तो कॉलेज रन होने के बाद क्या होगा, टाइम टाइम पे कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन होगा। तो इंस्पेक्शन के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एजुकेशन होता है, वो इसको डिसाइड करती है। यही इसका सेकेंड काम है। और थर्ड में देखें तो ये है टू रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन ग्रांट आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट। और क्वालिफिकेशन ये ग्रांट करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है आउटसाइड टेरिटरी, ठीक ना, जो कि 1948 के थ्रू एक्सटेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग द रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसको वो रिकॉग्नाइज करती है। और उसको रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब आप क्या हुआ, एडमिशन ले लिया, कॉलेज गया, कॉलेज का इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम हो रहा है, तो क्या हुआ, वहाँ से बंदा अपना डिग्री कंप्लीट करके निकलेगा, तो उसके लिए अब उसने रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, तो पीसीआई क्या करेगी, उसको भी रिकॉग्नाइज करेगी, उस पर भी नज़र रखेगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है इसका वो टू कंप्लाई एंड मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फॉर फार्मासिस्ट कॉन्टेनिंग नेम्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद ये क्या करती है कि जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसका जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसकी से रिलेटेड सारे चीज़ों पे
नज़र रखती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका फंक्शन, एनी अदर फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। और इन चीज़ों के अलावे जो भी फंक्शंस होती है ये उसको भी क्या करती है, रिक्वायर है उसको भी रिकॉग्नाइज करती है और उसे भी मेंटेन करती है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए जो एजुकेशन का रेगुलेशन है वो क्या है, तो इसमें दे रखा है द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन का उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। द स्टैंडर्ड आर नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन एंड प्रिस्क्राइब। जो कि फर्स्ट दे रखा है इसका वो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू द कोर्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के कोर्स के लिए जो मिनिमम एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है उसको डिसाइड करती है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग, कोर्स का जो ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए उसका जो ट्रेनिंग है उसको डिसाइड करती है। नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का नेचर कैसा होना चाहिए जो कॉलेज में परफॉर्म हो रहा है, ठीक ना, उसका प्रैक्टिकल कितने पीरियड्स का होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ये रिकॉग्नाइज करती है, उसे मेंटेन करती है। सब्जेक्ट एंड एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है, पहले सब्जेक्ट डिसाइड करेगी उसके बाद एग्जामिनेशन किस वे में किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों को ये देखती है। मिनिमम फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड बाय द एन इंस्टीट्यूट, किसी भी फार्मा इंस्टीट्यूट है, ठीक ना, उसके थ्रू जो स्टूडेंट को मिनिमम फैसिलिटी चाहिए ये उस पर भी नज़र रखती है, वो कॉलेज फुलफिल कर रहा है नहीं। कंडीशन टू बी फुलफिल बाय अथॉरिटी होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ठीक ना। तो यही रहा इसका जो है एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी, मतलब किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट के लिए जो उसका रेगुलेशन होना चाहिए, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ये मेंटेन करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। फ्रेंड्स, फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू जो बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद क्या करती है ये, हर अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग बना है तो उसे हम स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग कहेंगे। और कुछ स्टेट को मिला के इस काउंसलिंग को ज्वाइन कर दिया गया है जिसे हम ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग कहते हैं, जैसे हरियाणा का है और पंजाब का है, इन दोनों का ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग है। बाकी जो अदर स्टेट है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, असम है, एमपी है, इन सारे स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग है। तो चलिए देखते हैं इनके मेंबर्स के बारे में। Each state of India can constitute a state pharmacy counseling under the provision of Pharmacy Act। हर स्टेट फार्मेसी एक्ट के थ्रू क्या करती है, अपने स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट करती है काउंसलिंग को। एक्ट बाय द स्टेट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग कैन ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट वेयर 2 और मोर स्टेट एग्री। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग उन केसेस में बनता है जब 2 या 2 से अधिक स्टेट क्या होती है इस चीज़ के लिए एग्री होती है, तो उन दोनों को ज्वाइन करके एक ही काउंसलिंग बना दिया जाता है, जिसे ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का नाम दिया गया है। उसके बाद है द कंपोजिशन ऑफ स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग फॉलो। तो इसका जो फर्स्ट है वह है स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में क्या होते हैं, 6 पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि स्टेट का ही हो। 1 मेंबर जो कि इलेक्ट किए जाते हैं वो मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू होता है, और ऑफ द स्टेट फ्रॉम एमोंगस्ट मेंबर जो कि 6 मेंबर में से ही आते हैं। और उसके बाद आता है नॉमिनेट मेंबर्स। नॉमिनेट मेंबर्स में 5 पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, चूंकि ये स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। एटलीस्ट 3 शुड बी, जिसके पास कम से कम 3 पर्सन के पास क्या होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, ठीक ना। और हाफ शुड पोसेस अ डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो भी किस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जो कि स्टेट का होगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ द स्टेट, और एक क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए स्टेट का जो कि
अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही। इसी तरह अगर हम देखें जॉइंट फार्मेसी काउंसलिंग में, तो इसमें भी इलेक्टेड मेंबर 6 ही मेंबर आते हैं, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। 1 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं मेडिकल स्टाफ। ये तो इलेक्टेड मेंबर चाहे वो स्टेट फार्मेसी का हो या फिर जॉइंट फार्मेसी का हो, दोनों का सेम ही है। अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर का को देखें तो इसमें कुछ डिफरेंस है। जॉइंट फार्मेसी काउंसलिंग में क्या होता है, 2 to 4 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं, इच पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हुम मोर दैट हाफ शुड बी पोसेस डिग्री, जिसमें से 2 या 4 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और जिनके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर डिग्री का ये होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना, ठीक ना। एक्स ऑफिशियो मेंबर का देखें तो इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जैसे कि इसमें दे रखा है ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग में, इसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में भी दे रखा है। उसके बाद है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, जो कि इसकी तरह सेम है स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए पार्टिसिपेटिंग इन ईच स्टेट। चूँकि ये ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग है, 2 या 2 से अधिक स्टेट को मिला के बनाया गया, इसीलिए इसमें से ईच स्टेट दिया गया, जबकि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होंगे वो स्टेट के थ्रू सेलेक्ट होंगे, जबकि ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग में दोनों स्टेट में से होंगे। अब ये मेंबर सेलेक्ट कर लिए गए, तो इन सेलेक्ट मेंबर में क्या होगा, ये फिर से चुनाव करवाएगी और चुनाव करवाने के बाद इसमें से ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेगी, ठीक है ना। बोथ द नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसलिंग कैन होल्ड ऑफिस फॉर देम 5 years। ये सेम टू सेम क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है वो भी क्राइटेरिया इसका भी, ये भी 5 साल के लिए ही करती है, नॉमिनेट करती है मेंबर को, चाहे वो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग हो या फिर ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग। इसी तरह इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जो सेम ही है, जो कि कैजुअल वैकेंसी होती है काउंसलिंग के, अगर वो बिना ये नोटिस दिए किसी सफिशिएंट रीजन का एब्सेंट लेता है तो वो सीट उसके लिए क्या होता है, वैकेंट हो जाता है। और ये जो है 5 साल के लिए, ये 5 साल के लिए, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पर्सन एक बार सेलेक्ट होते हैं वो फिर से रीनोमिनेट या फिर री इलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। यही सारी क्राइटेरिया है इसकी। अब देखें फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी एंड ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग का क्या क्या फंक्शन है। इंस्पेक्शन बाय द स्टेट काउंसलिंग, जो कि इसका मेन दे रखा है, इसमें द स्टेट एंड ज्वाइंट फार्मेसी काउंसलिंग विथ परमिशन ऑफ द respective state government may appoint a sufficient number of the inspector have prescribed qualification। इंस्पेक्शन के लिए क्या करेगी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, कुछ ऐसे पर्सन को सफिशिएंट जो उन्हें ज़रूरत होगी जितनी की, उसे वो सेलेक्ट करेंगे, जो कि उनके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसे ये इंस्पेक्ट करेगी, तो वो क्या होगा, इंस्पेक्टर होगा, ठीक ना। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, तो वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और या फिर प्रीमाइसिस करेगा जहाँ की ड्रग कंपोनेंट होते हैं या फिर डिस्पेंस होते हैं उन जगहों को, ठीक ना। टू उसके बाद क्या करेगा, टू इंक्वायरी वेदर देयर द डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स डन बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या फिर जैसे रिटेलर हो गया जहाँ से क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू ड्रग का कंपाउंडिंग किया जाता है या फिर डिस्पेंस किया जाता है, वहाँ पे भी ये चेक करते रहेगी एक टाइम इंटरवल के बाद। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड इन राइटिंग रीडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट के तोड़ने पर जो होता है जांच, वो इसे भी करेगी, ठीक ना। टू इंस्टीट्यूट प्रोसीजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट के एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ये क्या करेगी, इंस्टीट्यूट पर भी इंस्पेक्शन करेगी, ठीक ना। टू एक्सरसाइज सच अदर प्रोसेस पावर्स में बी नेसेसरी फॉर द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसी तरह रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एक होता है रजिस्टर जो कि फर्स्ट रजिस्टर होता है, और एक होता है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। चलिए जानते हैं इसमें क्या फर्स्ट रजिस्टर में क्या होता है। तो जो फर्स्ट रजिस्टर में होता है, फॉर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट रजिस्टर ट्रिब्यूनल कंपेरिजन ऑफ द 3 person एंड रजिस्टर हु ऑल्सो एक्ट एज सेक्रेटरी। जो
ये मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग तो मैंने आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।